नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रीड़ा तंत्र एकेडमी के फेसबुक लाइव में। पेरेंटिंग मंत्र विद क्रीड़ा तंत्र जो हमने फेसबुक सीरीज चालू किया था, आज उसके 7वें भाग में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज का विषय है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो दोस्तों, हम बचपन से अभी तक अगर हम याद करें तो हमारे इर्द गिर्द अनेक कहानियां घूमती है। हर चीज में कुछ ना कुछ कहानियां जुड़ी हुई है। तो कहानियों का क्या महत्व रहता है, इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। और इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए अनिल भाई पाटिल हमारे साथ उपस्थित है। अनिल भाई जी, अनिल भाई स्टोरी टेलिंग के एक्सपर्ट है, साथ साथ यूट्यूबर भी है और वॉइस आर्टिस्ट भी है। तो अनिल भाई आज हमारे साथ में बात करेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हर चीज में कुछ ना कुछ कहानियां जुड़ी हुई है। अगर हम हमारे दोस्तों के साथ कैसे मिले, उसके पीछे भी एक कहानी है। हमारे माता पिता कैसे मिले, उसके पीछे भी कहानी है। अगर आप देखें तो मेरा और अनिल अनिल भाई का कोटी भी सेम है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि हम लोग एक फिल्म फेस्टिवल में साथ में थे और एक ड्रेस कोड था, उस नाते हम दोनों ने साथ में एक कोटी सिलाया। तो हर चीज के साथ कुछ ना कुछ कहानियां जुड़ी हुई है। जो वर्तमान में घटित हो रहा है वो भविष्य की कहानी है और जो भूतकाल में घटित हो गया वो वर्तमान की कहानी है। तो ऐसे कहानियों का हमारे जीवन पे, हमारे विचार पे, हमारे संस्कार पे बहुत इसका गहरा प्रभाव रहता है। और आज का विषय पे हम खासकर हम बच्चों के साथ में ये कहानियां कैसे रिलेट करती है उस विषय पे बात करेंगे। बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहता है, उसके संस्कार में, उसके विचार में। तो इस विषय पे हम बात करेंगे और कुछ ऐसे प्रश्न तैयार किए स्टोरी टेलिंग रिलेटेड, जिसका जवाब अनिल भाई पाटिल हमें देंगे। और उसके साथ साथ कुछ अन्य विषय अगर प्रश्न में नहीं आता वो भी हमें वो समझाएंगे। और साथ साथ अनिल भाई ने ये भी बताया कि एक दो स्टोरी वो बता के हमें ये डेमो भी देंगे कि स्टोरी हम कैसे बता सकते हैं बच्चों को। तो अनिल भाई, आपका स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका। वैसे जब आपसे बात हुई तब मुझे एक बहुत यूनिक लगा, क्योंकि एक चीज तो मानते हैं क्योंकि आजकल बच्चे जो है, जो जिस तरह से आजकल का माहौल चल रहा है, और उस माहौल में आप ये फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी के लिए क्रीड़ा तंत्र का एक बहुत ही बढ़िया आप क्वेश्चन जो लेके आ रहे हैं। और दूसरा आपका नाम है पेरेंटाइंग मंत्र विद क्रीड़ा तंत्र। तो मतलब संस्कृत और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन तो ये भी बहुत गजब है। तो बहुत ही वैसे मजा आने वाला है आज। जी, आप आईटी फील्ड से जुड़े तो आपको पता होगा, अगर हार्डवेयर कितना भी स्ट्रांग हो लेकिन सॉफ्टवेयर अगर ठीक ठाक ना हो तो सिस्टम वर्क नहीं करता है। इसके लिए हमारा प्रयास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों दुरुस्त करने में। तो बिल्कुल, आज का प्रश्नों का सिलसिला चालू करते हैं अनिल जी। जी, भारत के अंदर और भारतीय समाज पे कहानियों का क्या इतिहास रहा है, अगर इस पे आप थोड़ी रोशनी डालें। परंपरा से लेके आज तक कहानियों का क्या इतिहास रहा है भारत के अंदर? देखिए, वैसे कहानियों की बात चल रही है और कहानियों पे ही आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली देखा जाता है कि जन्म से लेके, जन्म की बात नहीं, जन्म से पहले गर्भ में जब बालक होता है तब से लेके अंत तक उसकी लाइफ में सभी जगह कहानियों का कहीं ना कहीं रोल रहा हुआ है। हालांकि पहले शायद एक सेशन में बात हो चुकी है कि जैसे कि अभिमन्यु की बात है, तो अभिमन्यु जब गर्भ में थे माता की, और तब उन्होंने ये जो 6 कोठे और 7वां कुछ रह गया था, मतलब 6 कोठे जब उन्होंने सीखे, तो हम समझ सकते हैं कि जब बच्चा गर्भ में है तभी से उसकी सीखने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। क्योंकि हम शायद हमें थोड़ा बहुत पता होगा कि उसकी एक जो शक्ति होती है सीखने की, जो उनकी जो हम क्षमता देख सकते हैं, वो बचपन में सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वैसे क्या होता है कि जो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं कि कोई स्लेट हो गई या फिर कोई ऐसे पार्टी पेन लिखने की, तो अब कोई पार्टी पे हम लिख रहे हैं पेन से, तो जैसे ही वो एकदम ब्लैंक है तो लिखने में मजा आता है। अब वो क्या, बचपन में हम जितना भी लिखेंगे वो उतना स्पष्ट होता जाएगा। बड़े हो गए तो उसके बाद क्या होगा कि यार वो फिर वैसे ही एकदम पूरा बिगड़ जाता है कि ना, यू नो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो इससे अच्छा जो बचपन में जो हमारे मानस पटल पे जो क्रिएट होता है वही शायद हमें इन भविष्य में काम में आता है। तो जैसे कि हमारे बहुत सारे महापुरुष हो गए, शिवाजी महाराज हो गए या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, जो जितने भी महापुरुष है सब बड़े हुए, तो एक उनके पीछे की एक स्टोरी ऐसी है कि वो लोग भी बचपन में बहुत सारी जो कहानियां सुनते थे, रामायण की हो गई, महाभारत की हो गई, है ना। तो ये सब जो स्टोरियां सुन सुन के सब बड़े हुए हैं, और जैसी स्टोरियां सुनी है वैसा ही उनके मानस पटल पे ऐसा ही असर पड़ा है और उन्होंने भविष्य में ऐसे कार्य करके दिखाए हुए। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है कहानियों का हमारे लाइफ में।
जी। जैसे आपने बताया हमारे पुराने सेशन में अभिमन्यु की 2 या 3 बार ऐसे बातें हुई थी। साथ-साथ में इंदुमती बहन का सेशन अगर आपने देखा हो, तो उन्होंने भी बताया जी था कि किस तरह से सीता माँ लव कुश को वो कहानियाँ बताती है, उनके पूर्वजों के क्या पराक्रम रहे, वो कहानियाँ बता के इनको कैसा पराक्रम करना है उसका वो ज्ञान देती थी। लेकिन अनिल जी, कहानियों का अगर आपको क्या लगता है, कहानियों का जो प्रमाण पहले था, वो प्रमाण तो अभी धीरे-धीरे काफ़ी घटने लगा है और आजकल ज़माना है चलचित्र का। अगर आप देखें तो किताबें पढ़ना, कहानियाँ सुनना, बच्चों का इसमें अधिक ध्यान नहीं रहता है। वो वेब सीरीज़ देखेंगे, वो वीडियो देखेंगे और वीडियो तो शॉर्ट होते-होते अगर आप देखें तो आज टिकटॉक के 10-15 सेकंड तक के वीडियो तक वो लोग पहुँच गए। यानी उनको कहानियाँ सुनना, वो कल्पना करना, उसमें उनको उतना इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता है। तो ये जो चलचित्र है, चलचित्र से मेरा मतलब है जो वीडियो जो देख रहे हैं और कहानियाँ, ये दोनों के बीच आप अंतर कैसे देखते हैं? देखिए, आप जैसे कि चलचित्र पे वीडियो की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा मैं वापस हिस्ट्री में थोड़ा जाके फिर वापस आऊंगा। पौराणिक काल में जब वेद होते थे, तो जैसे कि 4 वेद है। अब स्वाभाविक है कि वेद की किताब ही इतनी बड़ी है कि यार कौन पढ़ेगा बंदा। तो बिल्कुल। वेद की किताब बड़ी होने की वजह से उन्होंने उसका एक ऑप्शन निकाला, उपनिषद। उपनिषद मतलब क्या, कि जो वेद है उसकी पूरी स्टोरी स्वरूप में व कहानियों के स्वरूप में उसका एक पूरा एक संक्षिप्त निकाला, वो है उपनिषद। और उसके बाद उपनिषद गंगा, जो दूरदर्शन पे एक सीरियल भी आती थी, तो बिल्कुल। हमें पता होगा कि वो भी एक कहानी के तौर पे ही वेदों को समझाया गया है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी भी कठिन चीज यदि हम कहानी के स्वरूप में ले जाते हैं, तो वो समझना बहुत ही सरल हो जाता है। जी। अब बात करते हैं आपके आज के समय में कहानियों का महत्व, क्योंकि फिल्म वगैरह वेब सीरीज का जमाना आ गया है, टिकटॉक का जमाना आ गया है। अब क्या है कि जोक्स का जमाना है ना? कहानियां जिससे कुछ सीखने को मिलता है। अभी एक ये विकृति जब दिमाग में आ रही है लोगों के, वेब सीरीज मूवी देख के या फिर टिकटॉक देख के, तो जी। ऐसी विकृतियों से बचने के लिए कहानियों का सुनना, और स्वाभाविक है कि कहानियां भी आजकल वीडियो पे दिखाई जाती है। और आप देख सकते हो कि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसे चैनल है जो कहानियां भी दिखाती है। अब बिल्कुल। क्या है कि अगर मान लो बच्चे यदि मोबाइल पे ही देख के सीख गए, तो मतलब कि हम मान सकते हैं कि माता पिता प्रथमो गुरु जो हम पहले बोलते थे, अब तो ऐसा हो गया कि यूट्यूब प्रथमो गुरु। जी। क्योंकि स्वाभाविक है कि जिस तरह से यूट्यूब हमें सिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि माता पिता का जो इम्पोर्टेंस है वो कम होता जा रहा है। तो एक जो घर में ही कहानियों का माहौल जो पहले होता था, जब नाना नानी की कहानी जो बहुत हम सुनते आ रहे कि नानी ने कहानी सुनाई है, तो हम शायद छोटे थे तब भी हमें दादा दादी ने कहानियां सुनाई है। तो ये जो माहौल है वो आजकल घरों में नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से होता क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए, एक तो माता पिता की क्रिएटिविटी एक कम है, दूसरा वो इंटरनली अपने आप में बिजी है मोबाइल में, तो वो सब है कि बच्चे को क्या एक ज्ञान देंगे। दूसरा, उनको भी उतना नॉलेज नहीं है। तीसरा कि वो लोग जब बच्चे को कहानी सुनाएंगे, तब बच्चे का एक तो उसी क्यूरियोसिटी, एक बोलते हैं जिज्ञासा, वो बढ़ेगी। और दूसरा जिज्ञासा। है कि उसकी कल्पना शक्ति, जी। क्योंकि हम जब कहानी सुनाते हैं, तो जब कहानी सुनते वक्त हमें हमारे सामने कोई चित्र नहीं है, और जब कोई चित्र ही नहीं है, तब उसकी कल्पना शक्ति जो है वो विकसित होती है इस मामले में कि ये कहानी तो सुन ली, अब उसको माइंड में एक पिक्चर बनाओ, है ना? एक उसको विजुअलाइज करो कि यार जी। अच्छा अच्छा बिल्कुल। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो उससे बिल्कुल। कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। तो बिल्कुल। बिल्कुल। आज के समय में ये जो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, उसका कारण एक आपने बताया सोशल मीडिया, तो एक ये मान जी। सकते हैं। बिल्कुल। तो नहीं अनिल जी, जैसे आपने बताया कि पहले वेद होते थे, वो बड़े-बड़े ग्रंथ होते थे। अगर कहानियाँ देखा जाए तो पहले कहानियाँ भी इतने मोटे-मोटे पुस्तक वो ग्रंथ रूपी होते थे। यानी अगर आप उसका वांचन करने जाओ पूरा, तो शायद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सतत उसका प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा वाचन होके तो 2 या 3 महीने में वो कहानियाँ पूरी होती थी। थोड़ा और आगे जाए तो जैसे आपने बताया कि वो छोटे-छोटे पुस्तक आए और उसमें सचित्र पुस्तक आए, यानी वो चित्र के साथ में, यानी जो आप बोल रहे हो कि वो कल्पना करते थे पढ़ के, तो वो चित्र वहाँ पे दे दिया, यानी कल्पना आप मत करो, चित्र सामने है। और उसके आगे जाए तो फिर टेलीविज़न में सीरियल का ज़माना है कि एक सीरियल यानी एक कहानी को पूरा होने के लिए साल लगता था, 1.5 साल लगता था। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो फ़िल्में आ गई कि एक कहानी को पूरा होने के लिए 3 घंटा लगता था। ठीक है? अब उससे आगे अगर आप खुद यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो एक कहानी को समझने के लिए, विषय समझने के लिए 10 मिनट पर्याप्त, और उसके बाद में फिर से आ रहे हो टिकटॉक पे तो सिर्फ 15 सेकंड।
यानी आप इस चीज को आप नोट करिए कि जो उतना लंबा कहानियां चलता था उससे पेशेंस बच्चों का नहीं कम हो रहा है। एक तो ठीक है कि कल्पना शक्ति उनकी कम हो रही है, लेकिन वो धीरज भी तो कम हो रहा है कि वो पेशेंस नहीं है उनके पास कोई चीज के लिए वेट करने के लिए, कहानी समझने के लिए। उनको कहानी समझने के लिए भी मेहनत नहीं करना है, उनको सब कुछ सामने दिखना चाहिए। आ, आपने बताया जैसे कि धीरज कम हो रही है बच्चों की, तो जी क्या है ना कि फास्ट फॉरवर्ड मतलब जमाना आगे बढ़ता जा रहा है। पहले के जमाने में मोबाइल वगैरह नहीं था, तो क्या है कि न्यूज वगैरह भी हम लोग नहीं सुन पाते थे, या फिर बहुत ही कम आती थी, दूर दूर से न्यूज आती थी, कहीं ना कहीं लोकल न्यूज पढ़ते थे। हम जैसे कि आगे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे सोशल मीडिया या फिर गैजेट जितने बढ़ते जा रहे हैं, जितने क्या बोलते हैं एक हमारे पास टेक्नोलॉजी जितनी हम आगे जाते हैं, तो उस हिसाब से कि सरलता हो रही है लोगों को, कहीं ना कहीं कार्यों में सरलता हो रही है। अपने जो घरेलू कार्य करे उसमें भी हम उनको सरलता मिल गई है। तो उस हिसाब से देखने जाए तो कहानी में बहुत सारी सरलता मिल चुकी है कि वो लोग एकदम थोड़े से में समझना चाहते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं कि उससे उसके दिमाग में कुछ ज्यादा, क्योंकि जितना छोटा हम समझते हैं, आपने बताया कि पहले इतनी बड़ी बड़ी बुक थी है ना, तो उनकी जी बड़ी बड़ी बुक है, तो उस वो हम लंबे समय तक पढ़ते हैं तो वो रहता भी लंबे समय तक दिमाग में है। अब इतना कुछ यदि आप दिमाग में बिठा लोगे तो वो कितने समय तक रहेगा, ये भी एक प्रश्न है। दूसरा, बिल्कुल। यदि आप बुक की बात कर रहे थे, तो हमने जैसे इतिहास में पढ़ा है पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी का भी एक बड़ा इतिहास है, मतलब एक वो हिस्ट्री हो, जो बुक है वो कैसे बनी। जी अब सुना हुआ है, मतलब आप कंफर्म नहीं रहिएगा कि यही होगा, नाम नाम में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। विष्णु शर्मा करके एक जो व्यक्ति थे। अब स्टोरी ऐसी है कि एक राजा है, और राजा के 4 बच्चे हैं। अब उनके 4 बच्चे हैं, तो चारों के चार मतलब ऐसे लड़के हैं कि लगता नहीं कि ये राज परिवार के होंगे। मतलब ये उनका एक दिमाग, ये मेंटली देखो या फिर फिजिकली, वो उतने ज्यादा सशक्त नहीं थे कि वो लग सकते कि ये राज परिवार के बच्चे हैं। अब राजा बड़ा टेंशन में कि यार किया क्या जाए, कि यार ये मतलब ऐसी हालत है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब जी उसके लिए उन्होंने सबको ट्राई कर लिया कि चलो आओ, कौन कौन इनको सुधार सकता है, ये सब वगैरह वगैरह वगैरह, तो यार कोई मतलब दिखा नहीं। लास्ट में एक विष्णु शर्मा करके एक व्यक्ति आता है। उन्होंने कहा कि राजा जी, आप ये 4 बच्चे मुझे दे दीजिए, मैं इनको ट्रेन कर दूंगा। तो बोला ठीक है। अब 4 बच्चे उनको दे दिए, 4 बच्चे उनको दे दिए। देन आफ्टर होता क्या है कि वो 4 बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये जोक्स नहीं है, कहानियां है। जोक्स में कुछ सीखने को नहीं मिलता, कहानियां वही है जिससे कुछ सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल। उन्होंने जो 4 बच्चे थे उनको कहानियां बतानी शुरू की। काल्पनिक कहानी 2 प्रकार की होती है, एक तो काल्पनिक होती है और एक होती है प्रैक्टिकल, जो हमने लाइव कहीं ना कहीं हिस्ट्री में देखी हुई है। तो उन्होंने पहले काल्पनिक कहानी बतानी शुरू की, जैसे कि पक्षी की हो गई, या फिर कहीं प्राणी हो गया, मेंढक हो गया, है ना, ऐसे अलग अलग प्राणियों के थ्रू उन्होंने कहानियां बनाई और शुरू की, ऐसी कहानी जिससे उनको कुछ सीखने को मिले। अब वो 4 बच्चे, कहानियों से उनका दिमाग में असर पड़ता गया, और बाद में देख सकते हैं कि वो बच्चे एकदम सशक्त हो गए। तो ये जो जितनी स्टोरी उन्होंने बताई, ये जो स्टोरी है, ये बनी पंचतंत्र की कहानी, जो आज भी मुझे लगता है, एक बीच में सीरियल भी आता था, और बच्चे भी उनको बहुत पसंद करते हैं पंचतंत्र की कहानी। जी आज भी यूट्यूब पे अनेक ऐसे चैनल है जो कार्टून रूप में वो कहानियां दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो जैसे आपने बताया कि कहानियों का कुछ ना कुछ बोध होता था, उसको अपन बोलते थे बोध कथा, क्योंकि कहानियों का उद्देश्य वो होता था समाज के अंदर बालकों के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन है। और आपने भी देखा होगा कि आमतौर पर ऐसे देखा जाता है, जब कोई रामायण की कथा कहे या महाभारत की कथा कहे, तो वो कथा को अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि वो कथा में एक नकारात्मक पात्र है रावण। तो कथा को अधूरा इसलिए नहीं छोड़ा जाता है कि रावण बचना नहीं चाहिए, रावण जब तक मरे नहीं तब तक वो कहानी पूरी नहीं हुई। तो उससे देखते हैं कि बच्चों के अंदर ये प्रभाव आता है कि हाँ, अंत में तो सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है और बुराई का नाश होता है। लेकिन आजकल ऐसी कहानियां प्रचलन में है, और खासकर वेब सीरीज या बॉलीवुड में देखा जाए, जिसमें जो हीरो होता है, जिसको एक एक्टर बोलते हैं, जिसके हीरो की छवि है बच्चों के अंदर, उसको नेगेटिव किरदार में बताया जाता है और लास्ट में उसको जीतता दिखाते हैं। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता बच्चों के अंदर, अगर नेगेटिव किरदार को जीतता हुआ दिखाया जाए तो? इसको आप आ, कैसे? हाँ, मतलब बिल्कुल एक नेगेटिव प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि आजकल है ना, लो बच्चे भी हम देखने को, बच्चे को देखो ना, गली में घूमते हैं तो एक मूवी के डायलॉग वो
बोलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने वो सुना हुआ है, देखा हुआ है, तो वो वही बोलेंगे, वो तय है। अब दूसरा, क्योंकि वो लोग है ना, जैसे कि हम बचपन में कोई भी मूवी आ गई, तो मूवी आ गई तो मतलब क्या, उसका कोई ना कोई कैरेक्टर अपने आप में एक डाल लेना, मतलब जो अच्छा लगे वो। तो कोई गन लेके निकल पड़ता है, ऐसे डुप्लीकेट गन मतलब लेके निकल पड़ो, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को इस कैरेक्टर में ढाल लो कि यार मैं वही हूँ। अब जी भविष्य में होता क्या है कि हम जैसे जैसे उस कैरेक्टर में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में वही कैरेक्टर का एक प्रभाव है कि नहीं यार ये अच्छा है। जैसे कि एक बढ़िया आपने जो बात की कि एक खराब जो कैरेक्टर है वो उसके दिमाग में पड़ गया, तो एक स्टोरी शायद एक पहले एक सीरियल आती थी, अकबर द ग्रेट करके, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि अकबर द ग्रेट एक सीरियल आती थी। अब मान लीजिए अकबर द ग्रेट है, मतलब कि महाराणा प्रताप तो विलन हो गए, उसके हिसाब से तो यही हम कह सकते हैं। जी यदि हमें पता है कि महाराणा प्रताप हीरो है, तो अकबर ग्रेट कैसे हो सकता है? तो ये उन लोगों का पहले से ही एक एक अपने पे एक बोलते हैं ना कि आक्रमण ऐसा रहा हुआ है कि सीधा जो अटैक है वो दिमाग पे जाके करता है, और उसको कमजोर करने का काम वही करता है। और फिर हम लोग क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं कि यार ये तो हमारी हिस्ट्री में था ही नहीं। तो यही जो जैसी स्टोरी, जैसा ही जो बच्चे देखते हैं वैसा ही उनके मन में प्रभाव पड़ता है। तो वही कैरेक्टर यदि वो इन फ्यूचर लेके जाएंगे तो बहुत ही बड़ा, मतलब एक बोल सकते हैं कि लॉस है, एक नुकसान में हम जा सकते हैं कि हमारा भविष्य जो है वो इतने ही बड़े खतरे में है, ये हम जी समझ सकते हैं। जी। ये बात का उल्लेख मैं इसलिए किया कि अनिल जी, अगर आपको ध्यान हो तो फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिलीप शुक्ला आए थे सेशन लेने के लिए, जो दामिनी, दबंग जैसे बड़े बड़े पिक्चरों के वो राइटर रह चुके हैं। तो उनने जी बताया था कि हमारे मन में कबीर की क्या छवि है और कबीर के दोहे की क्या छवि है, तो हमारे अंदर, हमारे मन में एक अलग कबीर है, उसके अलग दोहे है, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ कदू, ये सब उसका एक सीख है। लेकिन आजकल के बच्चे के दिमाग में अलग कबीर है, और उसके मन में तो वो कौन सा म्यूजिक है, वाना वाह वाह, कबीर सिंह, वो धुआं बढ़ाता हुआ, सिगरेट पीता हुआ। तो ऐसे जो किरदार प्राचीन में जो बोध देते थे, जो सीख देते थे, आजकल कुछ ऐसे नकारात्मक कहानियों द्वारा उसको रिप्लेस किया जा रहा है। अगला सवाल मैं अनिल जी आपसे लूँ तो, अगर जब हम बच्चे थे, जो इससे 10 या 15 या 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो एक ट्रेंड होता था शाम के समय सोने के पहले दादा दादी या नाना नानी द्वारा कहानियां सुनाना। और वो कोई कहानी के एक्सपर्ट नहीं होते थे, उन्होंने कहीं से सर्टिफिकेट नहीं लिया था कि हम एक्सपर्ट है स्टोरी टेलिंग के, लेकिन उनको कम से कम 20-25 कहानियां तो आती थी कि वो बच्चों को सुनाते थे। अगर आजकल हम बच्चों को बताते तो उनको भी यकीन नहीं होता, फिल्मी लगता है, क्योंकि वो उनको आभास ही नहीं है उस वातावरण का, तो उनको लगता है फिल्मी लगता है। लेकिन उस समय बुजुर्गों को इतनी कहानियां आती थी, लेकिन आज के अभिभावक के लिए चैलेंज है कि उनको कहानियां आती नहीं, और कहानियों का वर्णन कैसे करना है वो भी नहीं पता है। इस विषय को आप कैसे देखते हैं? लेकिन क्या है ना कि हर एक के अंदर कोई ना कोई कलाकार छुपा हुआ, सिर्फ पहचानने की आवश्यकता है। अब जैसे कि आपने एक मुद्दा छेड़ दिया कि कहानियों का वर्णन कैसे किया जाए। जरूरी नहीं है कि आप एक तो है कि हम अपने घर में जब बच्चों को हम कोई कहानियां सुनाते हैं, पहले की जब, अभी तो सुनाना बंद हो चुका है हालांकि, लेकिन जब बहुत पहले हम बहुत कहानियां सुनाते थे, जी, तो पहले जब हम कहानियां सुनते थे तब वो चला आ रहा है कि है ना, पहले से मतलब उनके दादा दादी ने उनको कहानियां सुनाई, उनके और उन्होंने कहानियां सुनाई, तो सुनते 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 नीचे आ रहा है। अभी क्या है कि अभी के जो सिचुएशन में जब बच्चे को कहानी सुनने को नहीं मिलती है, तो आप समझ सकते हो कि वो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को क्या बताएगा। दूसरा कि उसका वर्णन कैसे करें, तो प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं। चलो एक डेमो हो जाए कि कहानियां कैसे सुनाई जाए, तो शायद बहुत लोग हमें सुन रहे होंगे। तो जैसे कि जो हम कहानियां सुनते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पता है कि आजकल के बच्चे जब मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी देखने के बाद हमें, मैंने इसलिए बोला कि हमारे पास क्षमता है, हमारे पास वो टैलेंट है, वो हम कैसे हमें एक्सप्लेन करना है वो पता नहीं है। क्योंकि जब हम मूवी देख के आते हैं, तब मूवी का हम ऐसा वर्णन करते हैं कि उसके सामने एक पिक्चर खड़ा हो जाता है कि नहीं यार ये मूवी में ऐसा होगा, ये फाइटिंग सीन था, उसने ऐसे यहाँ से जंप किया, फिर जंप करने के बाद वो निकल गया गाड़ी। तो ये सब हमें, हम, मैंने बोला ना कि हमारे पास टैलेंट है, लेकिन वो किसमें हम यूज कर रहे हैं कि हम कोई मूवी देख के आए, चलो उसकी स्टोरी कहीं बता दी, या फिर कोई हम नई सीरियल देख के आए तो उसकी स्टोरी हम कल बच्चों को बता रहे हैं, तो ये स्टोरी जो है उसके उस जब वो दिखानी होती है तब हमारे पास टैलेंट आ जाता है, लेकिन अभी कहानियों की बात करते हैं तब हमारे पास टैलेंट कहीं कम पड़ता है। जी प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा था कहानियां सुनाने की, तो जैसे कि बहुत प्रचलित कहानी है
शेर और खरगोश की। अब जैसे कि हम प्रैक्टिकल जाते हैं, है ना, एक बड़ा सा जंगल है ना, अब उसको आप बताओ, उसकी आपकी आवाज में बताओ कि यार जंगल इतना बड़ा होता है, मतलब कैसा होता है। तो एक बड़ा सा जंगल है, जंगल में बहुत सारे इतने पेड़, और पेड़ों से लथपथ एक घना जंगल, जिसमें कहीं न कहीं आप जाओगे तो आप भी गायब हो सकते हो, ऐसा जंगल। उसकी भी जिज्ञासा बढ़नी चाहिए बच्चे की, नहीं यार ये मतलब इतना बड़ा होता है जंगल, मतलब आप ऐसे की तरह निबंध जो बोलते हैं ना, ऐसे तो उसकी तरह बता दी। एक बड़ा जंगल है, जंगल में हम जाते हैं, तो ये क्या बात होगी, मतलब आप यार कोई पढ़ के कोई स्टोरी सुना रहे, ऐसी बात हो गई, तो एक उसको सामने एक्सप्लेन ऐसा करो। जी तो जंगल में एक बड़ा सा शेर रहता है। शेर मतलब कैसा, तो उसको देख के ही डर लगे, बड़े बड़े उसके दांत, है ना, जी उसके एक लंबे लंबे नाखून है, कैसे पाँव, तो उसको देख के ही डर लग जाए, ऐसा एक शेर। जी और वो शेर वहां का एक किंग, जिसको बोलते हैं, ऐसा राजा। जी चलिए उसके आगे जाते हैं। तो शेर, अकेला शेर ने, उसके साथ उसकी प्रजा, मतलब की बात करे तो हिरन। तो उस आवाज में एक थोड़ी दमदार लाइए कि मजा आ जाए, चलो बच्चे को वो बोर ना हो जाए, तो ऐसी एक आवाज। जी अब वो अब अब है ना, एक बार हुआ ऐसा कि शेर बूढ़ा हो गया। शेर बूढ़ा हो गया मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी ताकत कम हो गई, वो तो शेर है ना, उसकी ताकत कैसे कम हो सकती है, वो तो यार जंगल का राजा है, किंग, तो उसकी ताकत कम नहीं होती। लेकिन बूढ़ा हो गया, एकदम कमजोर हो गया। अब फिर बच्चा पूछेगा सामने से, मतलब कैसा एकदम वर्णन, तो सफेद सफेद बाल हो गए उसके, है ना, बूढ़ा हो गया एकदम। बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी सारी प्रजा को बुलाया। उसमें ना एक लोमड़ी थी। लोमड़ी मतलब पता है, फिर उसको यदि पता नहीं हो बच्चे को, तो पिक्चर दिखा दो, कि ऐसी लोमड़ी होती है। तो एक लोमड़ी, उसको वहां का मैनेजर बना दिया गया। मैनेजर मतलब क्या, तो एक भी, क्योंकि बच्चे के लिए सब एवरी वर्ड जो हम बताते हैं वो उसके लिए नए होते हैं, तो उससे एक सीखने को भी उसको मिलता रहता है कि नहीं यार, ये शब्द का ये अर्थ होता है, ये प्राणी मतलब ऐसा दिखता है, ये वगैरह वगैरह। अब उस शेर ने बता दिया कि हर रोज एक जो प्राणी है वो मेरे घर पे आएगा और मेरा शिकार बनेगा। सब लोग डर गए, सबके मन में एक डर दिख रहा है, एक ऐसा डर, पसीने से लथपथ लोग हो गए, पसीने से लथपथ एक प्राणी दिखने को मिल रहे हैं। और उसके बीच में शेर तो एक आह्वान करके चला गया अपने गुफा में, और हर रोज एक प्राणी डिसाइड करके, लिस्ट बना के हर रोज एक प्राणी को भेजा जाता है। खरगोश की बारी आती है। खरगोश बड़ा टैलेंटेड होता है। खरगोश जाता है, कहीं ना कहीं घूमने चला जाता है, जाते जाते वक्त रास्ते में एक कुआं मिल जाता है। अच्छा पता है तेरे को कुआं कैसा होता है? बच्चा बोलेगा नहीं, हाँ कुएं में मतलब ऐसा पानी, गाँव में कैसा दिखता है कुआं, ये फोटो दिखा दो, ये वगैरह वीडियो, चलो ठीक है। फिर वो कुएं के पास जाता है, कुएं में दिखता है तो हूबहू उसके जैसा ही खरगोश उसको देखने को मिलता है। अब वो उसी समय हैंग हो जाता है कि यार ये क्या बात हो गई। अब तेरे को पता है कि दूसरा खरगोश कैसे दिखता है? तो बच्चे को बताओ कि तुम्हारा भी डुप्लीकेट है दुनिया में। तो बोले कौन है? तो उसके सामने आईना आईना लेके दिखाओ कि देखो ये तुम्हारा डुप्लीकेट है। तो ऐसे ही मतलब, फिर खरगोश लेट हो गया। खरगोश लेट हो गया तो जाता है शेर के पास। शेर के पास जाता है तो शेर जो होता है वो पूछता है कि ये तू लेट क्यों आया इतना जल्दी? हाँ तेरे को बोला था जल्दी आना है, तू लेट क्यों आया? एकदम गुस्से वाले माहौल में। फिर खरगोश बोलता है कि रास्ते में मैंने एक आपके जैसा ही शेर देखा है, जो जंगल पे राज करना चाहता है, और यदि वो जंगल पे राज करेगा तो आपका तो फिर नामो निशान गायब हो जाएगा। बोले ये नहीं हो सकता, कौन है, आओ दिखाओ मुझे। फिर वो जाता है शेर कुएं के पास। कुएं के पास देखता है तो ऐसा ही कॉपी टू कॉपी दूसरा शेर। दूसरा ही शेर देखते ही वो अंदर बहुत ही गुस्से से अंदर छलांग लगा देता है उसको मारने के लिए। ना हमें पता है स्टोरी का क्या होता है, लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे बच्चे को ये स्टोरी आप बता रहे हो तो एक विजुअलाइज कर सके, ऐसी आप लैंग्वेज यूज करो, या फिर वो सामने पिक्चर क्रिएट कर सके, तो जी एक ये आप कर सकते हो बताने के जी। लिए। और आई थिंक अनिल भाई इतना कठिन भी नहीं है, अगर थोड़ा प्रयत्न करें अभिवाक तो कर सकते हैं। जैसे जंगल तो बड़ा जंगल तो हाथ तो सामान बड़ा ही करना पड़ेगा, वैसा बड़ा जंगल तो नहीं बता सकते। तो ये कुछ चीजें तो सामान्य है, वो सीखना पड़ेगा। लेकिन जैसे बड़े बड़े ग्रंथ है, जैसे पौराणिक हमारे ग्रंथ, तो अगर आप देखने जाए तो समाज में कितने लोगों ने उसका वांचन किया होगा, कितने लोगों ने उसका ग्रंथ देखा होगा, दस्तावेज देखा होगा। लेकिन ये सब कहानियां तो दंत कथाओं से ही चली आ रही है। किसी ने नानी ने सुनाया, दादी ने सुनाया, फिर वो उसने अपने आने वाली पीढ़ी को सुनाया। तो इतने पीढ़ियों से ये कहानियां चली आ रही है। अगर मैं आपको उदाहरण देने के लिए समझाऊं तो जैसा हम सुनते हैं, इजराइल का इतिहास सुनते हैं कि इजराइल में कैसे यहूदियों को जेरूसलेम से मार के भगा दिया 1800-1900 साल पहले।
लेकिन 1800 1900 साल पहले भगाए, लेकिन वो 1900 साल बाद भी वो लोग आप वापिस इजराइल को लेने में कामयाब हुए। ऐसी कुछ नीतियां निर्माण हुई, ऐसे कुछ संयोग बने और उन्होंने अपने पुरुषार्थ से उसको हासिल किया वापिस। लेकिन ये ताकत क्या थी? तो ये ताकत तो कहानियों की रही होगी कि वो उसने अपने बेटे को बताया ऐसा कहानी ऐसा हुआ। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो वर्तमान में घटित हो रहा है वो भविष्य में कहानी बनने वाला है। तो उसने अपने बेटे को बताया, उसने अपने बेटे को बताया, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी बताते बताते वो सिलसिला 1800 साल तक चला। और 1800 साल बाद में इजराइल ने वापिस अपना देश, यहूदियों ने अपना देश इजराइल लिया। तो कहानियों में कितनी ताकत है, ऐसा कोई उदाहरण आप और बताए या फिर इस चीज को और एक्सप्लेन करें, कहानियों में ताकत कितनी? आपने फुटबॉल का गेम तो देखा होगा। तो फुटबॉल जी जैसे खेलते हैं ना, तो हमें पता होता है कि फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह पास हो गया, फिर तीसरी जगह पास होगा, जाना उसका गोल फिक्स है कि उसको जाना एक ही जगह है। वो कहीं ना कहीं रास्ते उसके अलग अलग होंगे, लेकिन वो जाएगा एक ही जगह पे। वैसे ही बिल्कुल। हम लोग जब बचपन में खेल खेलते थे कि एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, वाक्य। एक वाक्य हो गया, उसको बाजू के कान में कहो, उसके बाद उसके बाजू वाले के कान में, तो वो घूमता 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 पूरा वाक्य आता है और उसके बाद वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। अब जैसे कि आपने बताया कि स्टोरियां जो पहले से चलती आ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उसमें चेंजेस होंगे, लेकिन उसका गोल तो फिक्स ही होगा कि नहीं, वो समझाना तो यही है, बोध तो यही मिलेगा। बिल्कुल। तो कहानियों की ताकत क्या है यदि इसकी बात करें, तो मैंने जैसे पहले ही शुरुआत में ही वर्णन कर दिया कि शिवाजी महाराज वगैरह की जब मैंने बात की कि वो लोग जब बड़े हुए, तब मतलब छोटे से बड़े हुए, तब कहानियां सुनते ही बड़े हुए, ऐसे शौर्य और पराक्रम की कहानी। इसराइल की आपने बहुत ही अच्छी बात कर दी कि इसराइल जो है वो 1800 साल के बाद यदि उसके मन में फिक्स है कि मेरे को मतलब मुझे ये देश चाहिए, मतलब चाहिए क्योंकि ये मेरा देश है, तो ये जो उनके मस्तिष्क में एक तय था कि नहीं, ये हमें लेना ही है, ये हमारा है, ये उसका इतिहास उन्होंने बताया मैं हुआ है कहानी मैं, में। मैं आपको आपको रोकना चाहूंगा अनिल भाई। ये जो इजराइल की मैंने कहानी बताई, उसके पीछे एक दर्द मेरा ये छुपा है कि 70 साल पहले भारत का बंटवारा हो रहा, लेकिन वो कहानियों के रूप में आजकल के बच्चों को पता नहीं। मेरा दर्द ये है। आप कंटिन्यू बिल्कुल। करिए। हाँ मतलब उसी विषय पे। तो जैसे कि इसराइल की बात कर दी, अब मैंने कहानी एक दो प्रकार की होती है। जब मैंने कहा कि एक होती है जिसका कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं होता, जैसे कि हमने अभी बात की शेर की वगैरह, तो वो जो कहानियां है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी कथा या फिर वो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक कल्पना है ना। दूसरी जो कहानियां होती है कि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, जो आजकल मुझे लगता है कि हिस्ट्री में बहुत ही कम पढ़ाई जाती है ना। जैसे कि हमारे कहीं ना कहीं ऐसे जो महापुरुष हो गए, भगत सिंह हो गए, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए। अभी एक केसरी मूवी आई थी, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी थी। तो ऐसी कहीं ना कहीं जो कहानियां हैं वो हिस्ट्री में पढ़ाई जाए। यदि पढ़ाई नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है, जो शिक्षा तंत्र जो है, वहाँ कहीं ना कहीं हमें, मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ऐड करना चाहिए। एक ये बात। दूसरा कि माता पिता जो है उनको भी इसके बारे में अध्ययन होना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आजकल हम वीडियो देखते हैं कि उनको मतलब जो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं, तो उनको पता नहीं है कि राम के वंशज कौन थे, या फिर वगैरह वगैरह, उनके बेटे का नाम, या फिर उनके चार भाइयों का नाम पता नहीं है। अब उनसे अपेक्षा रख रहे हैं कि वो लोग बच्चों को कहानियां सुनाए, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए पहले उनका अध्ययन होना जरूरी है। अब आपने बात की कि ये जो 1947 में जब बंटवारा हुआ, तो उसकी बहुत दर्दनाक कहानी जो है ना, जैसे कि ट्रेन भर के जो लाशें जो जा रही है, और उसका एक पूरा एक विजुअलाइजेशन करो ना, मतलब बच्चे के सामने बताओ कि ऐसे ऐसे लेकिन ये जो स्टोरी है आपने जो बताई कि ये जो भारत आजाद हुआ उसकी कहानी है, महापुरुष की कहानी है, कहीं ना कहीं शौर्य की कहानी है। तो एक लेवल के बाद मतलब कि बच्चे की एज पे डिपेंड करता है कि वो जो कहानी है वो कब सुनानी चाहिए। क्योंकि छोटे होते तभी हम जानते हैं कि शिशु को ये कहानी बताना थोड़ा बहुत कठिन रहता है, लेकिन यदि 8वीं 9वीं 10वीं के बाद ऐसी कहानियां सुनानी चाहिए, सुनाते हैं कि नहीं पता, लेकिन सुनानी चाहिए, ये आवश्यक है। तभी उसके अंदर चारित्र का निर्माण होगा। क्योंकि कहानी जो है ना, वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं हमारे बोलते हैं ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम कहीं देते नहीं है। क्योंकि व्यक्तिगत चारित्र यदि अपना अच्छा है ना, हम लोग कैसे अच्छे हैं, तो ये आपका भूतकाल बताता है कि आप कैसे माहौल में रहे हुए हो। तो कहानियां जो है वो एक तो तय कर देती है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, वो कौन तय करेगा? तो ये कहानियां तय करेगी आप कैसे माहौल में रहते हो।
वरना आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल आता है तो हमें पता है बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं कि जो विकृति है वो दिमाग में बहुत इस तरह से घर कर गई है, और आसपास का माहौल जो है वो भी इस तरह का है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलनी बहुत ही कम हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये जो हिस्ट्री जो है हमारी, वो बच्चों को एक लेवल के बाद मुझे लगता है कि बतानी चाहिए, या फिर बतानी ही चाहिए, ताकि वो भविष्य में जाके अपने देश के बारे में कुछ जान सके कि नहीं ऐसा भी। बिल्कुल। जो दर्शक अभी देरी से हमारे साथ जुड़े, मैं उनको बता देना चाहता हूँ आज का विषय है स्टोरी टेलिंग के ऊपर, और अनिल भाई हमारे साथ में स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हैं उस पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। अनिल भाई, जो दर्शक बाद में जुड़े उनके लिए अगर आप एक और स्टोरी बता के, आप अगर प्रैक्टिकली आप बताएं कि स्टोरी टेलिंग का एक और कहानी अगर आप बता सके। देखिए क्या है ना कि अभी तो मैंने मतलब कल्पना वाली स्टोरी बता दी। अबे ना एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, जैसे कि वो होता है प्रैक्टिकली, वो हमें देखने को मिलता है। अब थोड़ी बहुत स्टोरी के रूप में है और थोड़ी बहुत रियलिटी भी है। जो आजकल होता है कि एक बार क्या है ना, एक लड़का, छोटा सा एकदम लड़का था। छोटा लड़का मतलब कितना होगा, तकरीबन 5वीं में पढ़ता होगा, चौथी 5वीं में, ऐसा एक छोटा सा लड़का। उसका एक बड़ा भाई जो पढ़ता था 9वीं में। दोनों भाई और उसके माता पिता, 4 लोग एक बार तय किया कि चलो कहीं घूमने जाते हैं। हाँ चलो, बहुत मजा आएगा। चारों जाते हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि कोई ऐसी जगह जाते हैं जहां मजा आ जाए। तो एक रास्ते पे चल रहे थे और ऐसी जगह थी पहाड़ों वाली। तो वहां पे चालू किया उन्होंने कि चलो आज यहाँ पे घूमने जाते हैं। तो जंगल वाला पहाड़ वाला रास्ता था, वहां घूमने गए, पहाड़ वाले रास्ते पे घूमने गए। तो होता क्या है कि जो छोटा लड़का है, मतलब कि वो जो छोटा भाई है, वो गिर जाता है। तो बड़ा भाई जो है वो उसको उठाता है। नहीं, ये तू गिर कैसे गया, मतलब तू उठाता है। थोड़े आगे चलते हैं तो बड़ा भाई है वो गिरता है। तो छोटा भाई जो ऐसे लगता है उस पे, तू तो गिर गया, तेरे को चलना भी नहीं आता है। अब ये एक मोनोपोली यहाँ पे तैयार होती है बच्चों की, कि हम क्यों खुश हुए क्योंकि सामने वाला गिर गया, है ना। तो ये जो एक कहानी है कि बच्चा खुश क्यों हो रहा है आजकल, क्योंकि सामने वाला गिरता है। और आजकल हम ऐसे ही माहौल में यदि बच्चों को तैयार करते गए, तो मुझे लगता है कि यदि अपने मतलब मेरे पास कोई टैलेंट है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सामने वाला यदि गिर रहा है तो मैं खुश हो रहा हूँ। उससे बचाना चाहिए, उसको खड़ा करना चाहिए, उसको लेके मुझे आगे साथ चलना चाहिए। ये उसके मगज में कल्पना है, उसके दिमाग में नहीं आती। तो ये जो एक स्टोरी है कि आप परिवार के साथ यदि बैठे हुए हो, यदि 2 भाई हैं परिवार में, तो दोनों भाई को मिलके कैसे रहना चाहिए, तो ये एक ऐसी कहानियां है। तो ये बहुत कुछ सीखा जाती है। जी। जैसा अनिल भाई, आजकल के बच्चों में क्या तो बहुत थोड़े उनकी बहुत गर्म मिजाज के बच्चे आजकल होने लगे। कोई भी विषय होता है, अगर खासकर कुछ बर्निंग इशू है समाज के ऊपर, तो उस पर अपनी वो खुल के राय देते हैं। तो मैं मेरा एक अनुभव ही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। जैसे एक एक बच्चा था, आई थिंक F5 में होगा। तो आरक्षण विषय को लेके, जो कि देखा जाए तो बड़ा एक विवाद होता है विषय को लेके, लेकिन उसमें वो तर्क कर रहा था। तो जो वहाँ पे एक भाई साहब उपस्थित, तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उसको समझाया कि किस तरह से दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख एक बार चलते चलते कहीं जा रहे थे, तो एक गड्ढा आया, तो गड्ढे में नानाजी देशमुख गिर गए। तो दीनदयाल उनको उठाने के लिए नीचे झुके, तो नानाजी ने बोला कि देखो, समाज की भी यही स्थिति है, जो गड्ढे में गिर चुका है उसको थोड़ा एड़ी उठाना पड़ेगा, और जो ऊपर ऑलरेडी है उसको थोड़ा झुकना पड़ेगा। तो इतना छोटा सा कहानी के माध्यम से उन्होंने इतने बड़े विषय को इतना सरलता से समझा दिया। तो ये कहानियों का रोल तो रहता है, बड़े से बड़े जटिल मुद्दों को भी बड़े आसानी से समझा दिया जाता है। अभी मैं थोड़ा बात करूंगा अभ्यास क्रम के बारे में, क्योंकि अगर मैं मेरा अनुभव बताऊं, तो जब मैं प्रारंभिक दिवस में विद्यालय में था, तो एक सब्जेक्ट था नैतिक शिक्षा। वो नैतिक शिक्षा यानी जो बाकी सब्जेक्ट है वो एज इट इज होते ही थे, नैतिक शिक्षा उसमें सिर्फ ऐसी कहानियां थी जिससे हमें कुछ नैतिकता का बोध मिल सके। जिसमें कुछ कहानी ऐसी थी कि जिससे हमें लालच नहीं करना है, कुछ कहानी ऐसी थी हमें परोपकार करना है, कुछ कहानी ऐसी थी जिससे हम एकता का बल दिखाना है। तो वो कहानियों के माध्यम से एक एक गुण बच्चे के अंदर विकास होते गए। आजकल लेकिन आप देखते हैं कि अभ्यासक्रम में ऐसा विषय का महत्व दिया जाता है क्या, जिससे नैतिकता का निर्माण हो? शिक्षा में वैसे तो हमें पता ही है कि ये शिक्षा कहाँ से आई है।
तो अपेक्षा रखना बहुत ही एक ऐसी बात हो गई कि यार आप मतलब वही लोग जो हमें शिक्षा पढ़ा रहे हैं उनकी शिक्षा हम पढ़ रहे हैं और हम उनसे अपेक्षा रख रहे हैं, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, एक मोरल साइंस करके मैंने कहीं ना कहीं सुना हुआ है कि मोरल साइंस करके एक सब्जेक्ट आता है, लेकिन उसका कितना महत्व है ये भी एक प्रश्नार्थ है आजकल। तो सिर्फ बच्चों ओनली को फॉर मोरालिटी दिखती क्यों नहीं, तो मोरालिटी दिखती क्यों नहीं है बच्चों में? मैं वही तो बता रहा हूँ ना आपको कि मैंने कहा कि शिक्षा ही उनकी है। आजकल ओनली फॉर 4 सब्जेक्ट पर हम ज्यादातर ध्यान देते हैं, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, या फिर सोशल साइंस और इंग्लिश। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है वो बचपन से मतलब नहीं, ये 4 पे फोकस करो, ये 4 जो है इसका मेरिट बनेगा। अब ये मेरिट भी बहुत ही गजब सिस्टम है, मतलब आई डोंट नो कि ये मेरिट ये लोग कहाँ से लाई है सिस्टम में। क्योंकि हम जब बात करते हैं गुरुकुल की परंपरा की, नोट के गुरुकुल जो परंपरा है उसकी बात करें तो वो सिस्टम आज के जमाने में अप्लाई करना पॉसिबल है, लेकिन वो कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि उस समय पे नो रिजल्ट आपको कोई मतलब ऐसे परसेंटेज नहीं थे कि आप इतने परसेंटेज पे हो, इतने परसेंटेज पे हो। आपको वहां पे सभी ज्ञान दिया जाता था। मैं मेरा एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, जो वर्तमान स्थिति में मैंने देखा हुआ है। सूरत के पास मैंने एक वात्सल्य धाम करके एक गुरुकुल है, वहां पे मेरा जाना हुआ था। अब वहां सब वनवासी क्षेत्र के बच्चे हैं, तो वहां पे मैंने जो गुरुकुल की जो मैंने कल्पना जो पढ़ी है, जो कहीं ना कहीं भूतकाल में या फिर पास्ट में जैसे गुरुकुल होते थे, वो कल्पना मैंने वहां पे देखी है लाइव आज के जमाने में। लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में गुजरात में मुझे एक किस्सा मिल गया था, वो जो मैंने देख लिया था कि वहां जो बच्चे थे वो पढ़ते भी थे, साथ में जो वहां की गाय थी तो गाय को मतलब वहां से एक गायों को चराना वगैरह, एक ये भी मैंने देखा था। दूसरा, वो लोग खेतों में जाके जो कर रहे थे, है ना, जो हल वगैरह चलाना, तो वो भी मैंने वहां पे लाइव देखा, उनके साथ में एक दिन रहा था पूरे दिन। तो ये बहुत ही आजकल के जमाने में ऐसी शिक्षा देना तो एक बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। हालांकि हम मुझे लगता है कि हम स्टोरी वाले मुद्दे पे जाने वाले थे, तो आउट ऑफ ट्रैक ना हो जाए इसलिए। जी। तो स्टोरी की जैसे आपने बात की, कहानियों की बात की, तो एक आपने एक कहानी बताई, वैसे ही एक छोटी सी कहानी है। जैसे कि नेगेटिविटी आजकल जो समाज में देखने को मिलती है, अब नेगेटिविटी इतने हद तक हमारे दिमाग को उसने घेर के रखा हुआ है कि हमें कहीं न कहीं हमें बहुत लोग गिराने में पड़े हुए होते हैं। तो एक मेंढक की स्टोरी है कि एक गांव था, गांव में बहुत सारे मेंढक रहते थे। मेंढक है ना, एक बार शाम को क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो एक मेंढक ने दे लगा के घुमा के एक बॉल मार दिया। बॉल गया सीधा काली पहाड़ी पे। काली पहाड़ी मतलब वो गांव की बहुत ही डेंजर पहाड़ी थी। अब वहां पे मतलब भाई आप गए तो मतलब आप तो गए सीधा, आप वहां से कोई वापस नहीं आ सकता। अब एक एक मेंढक जो उसने देखा कि बॉल वहां पे चला गया है, तो उसने देखा तो मतलब वो सीधा चला गया बॉल लेने के लिए। बॉल लेने के लिए चल रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, ओए तू नीचे आ जा, बोले नीचे आ जा, तू वापस नहीं आएगा। वो सुन नहीं रहा है, वो तो अपने धुन में चला जा रहा है, चले जा रहा है। मतलब एक इतनी बड़ी न्यूज क्रिएट हो गई कि मीडिया वाले वहां पर आ गए। मीडिया वालों ने कहा कि यार ये क्या बात हुई, काली काली पहाड़ी पर जाना मतलब कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। आज तक जो गया है वो वापिस तो आया नहीं है। अब मीडिया इकट्ठा हो गई, वो तो मेंढक अपनी धुन में चला गया, चलता गया और जाके बॉल लेके वापस नीचे आ गया। सब लोग तालियां बजा के स्वागत कर रहे हैं, इतने मतलब जोरदार इसने काम किया है। तो मीडिया वाले सामने आ गए। उनका तो काम ही रहता है कि यार चलो घेर लो इसको। तो मीडिया वाले सामने आए और पूछने लगे कि यार आपने ये काम कैसे किया, मतलब आपको ये प्रोत्साहन कहाँ से मिला। वो फिर फिलहाल अपनी धुन में चला जा रहा है, मतलब उसको कोई पड़ी ही नहीं कि मीडिया वाले पूछ रहे हैं, अपनी धुन में ही चला जा रहा है। फिर एक बुजुर्ग जो है उसका उसके घर से जो बुजुर्ग है वडील, उसने कहा कि रहने दो, फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे भी सुन नहीं सकता है, उसके मतलब बहरा है, वो सुन नहीं पाएगा। अब यहाँ पे आता है सीखने वाली बात कि ऐसे ही समाज में जो नेगेटिविटी है, तो कितना सुनना कितना नहीं सुनना, ये हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा क्या। क्योंकि आसपास का जो माहौल है ना, जो बच्चे सीख रहे हैं, तो उसमें से हमें पता होना चाहिए कि ये नेगेटिविटी है, इसको हमें नहीं सुनना है। जो पॉजिटिविटी है, पता है कि बॉल लेके आना है, वहां जाके बॉल लेके आ सकता हूँ, ये मेरी पॉजिटिविटी है। तो ये पॉजिटिविटी को सुनना है, और जो नेगेटिविटी है उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। तो ये आज के जमाने में करने की आवश्यकता है। ये समझ भी बच्चों के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। ऑडियंस जो दर्शक हमारे से जुड़े उनके लिए एक सूचना है, अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एक प्रश्न है, श्रद्धा जी ने कहा है कि विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो तो ठीक है, लेकिन अभिभावक अपने भाग का दायित्व तो पूरा नहीं कर पाते मोरल शिक्षा बच्चों को देने में, क्योंकि वो अपने लाइफ में व्यस्त है अधिक। तो आपके पास में सवाल देने से पहले मैं थोड़ा उसका जवाब दे दूं, क्योंकि अभी इतने दिन से पेरेंटिंग के ऊपर सेशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा
ज्ञान मेरा भी बढ़ गया है इस विषय पर कि जी श्रद्धा जी, कल कल के सेशन में यही बात हुआ कि अभिभावक को अपना रोल समझना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे हैं। अपना जो आजीविका चलाने के लिए जो नौकरी व्यवसाय है वो पूरा करने के बाद में अधिक से अधिक समय बच्चों को, परिवार को देना पड़ेगा, ना कि मोबाइल में या टीवी में। तो ये एक जवाब एक कल भी आया था। बाकी अनिल जी, अगर आप इसको थोड़ा विस्तार में अगर आप बता सकें। श्रद्धा जी ऐसा बोल रही है कि अभिभावक अपना रोल नहीं पूरा कर रहा, अपना दायित्व पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अपने अपने लाइफ में व्यस्त है। देखिए, ये क्या है ना कि महाभारत में एक ऐसा श्लोक है जो दुर्योधन ने कहा है, जानामि धर्मम न च मे निवृत्तः, जानामि अधर्म न च मे निवृत्तः, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तः। मतलब कि धर्म क्या है ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, और अधर्म क्या है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं हो सकता है। तो सेम मतलब पेरेंट्स को पता है, अभिभावक को पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे। समझ रहे हो ना, बहुत उनको बढ़िया। उनका रोल पता है कि मुझे ये करना बहुत चाहिए, कि है ना, बिल्कुल। लेकिन उनको पता होने के बावजूद उनको लगता है कि चलो कहीं ना कहीं फिर वो ट्यूशन क्लास वगैरह उनकी वेट करते रहते हैं कि ये लोग सिखाएंगे। उनको पता नहीं कि माता प्रथम गुरु वही जो है वो बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकती है 5 साल तक। तो लेकिन वो वेट करते हैं कि कोई ट्यूशन क्लास, कोई कोचिंग क्लास हो जिसमें हम बच्चे को भेजे और वहां से सीख के लाए। तो भैया हर एक इतने जमाने से हमारे तो कोचिंग क्लास तो अभी अभी आया है, वो पहले के समय में तो नहीं था। तो इतने सारे बच्चे जो टैलेंट बाहर निकल गए वो कैसे आए? तो एक तो अभिभावक को अपना रोल तो समझना ही पड़ेगा, ये तो है, उनको पता है, लेकिन समझ करना पड़ेगा। कल भी ये इसी बात। विषय पे चर्चा है। हाँ बिल्कुल, कल भी यही विषय पे चर्चा थी कि ये करना तो पड़ेगा, अपने बच्चे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जी अनिल जी, जो प्रश्न और भी आएंगे कमेंट में तो हम लेंगे, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो प्रश्न हुए, प्रश्न के अतिरिक्त अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो पूछना चाहिए था, आपको बताना है, और वो प्रश्न में उसका समावेश नहीं हुआ, तो ऐसे विषय पे अगर आप बात करें, और उसके बाद में कमेंट में कुछ प्रश्न आए तो मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, एक जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो एक मिनट है, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। हाँ, जी जैसे कि हम देख सकते हैं कि कहानियां हाउ कैसे क्रिएट होती है। तो बेसिकली हम देखें ना कि हमारे आसपास भी बहुत सारी कहानियां क्रिएट हो जाती है, कहीं ना कहीं बिल्कुल। हमारे रूटीन लाइफ में बहुत सारी कहानियां बनती है। फर्क इतना है कि हम उसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन कैसे करते हैं, वो एक उस पर एक रहता है कि अपने टैलेंट पे। तो ये हमें सीखना होगा। बिल्कुल। दूसरा कि एक जो मैंने पॉइंट नोटिस किया था कि है क्या कि जोक्स के जमाने में आजकल है ना, विकृतियां बहुत बढ़ गई है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो विकृतियों से बाहर निकलने के लिए कहानियां जो है वो संस्कार सिंचन का काम कर सकती है। अब चलो पॉइंट्स तो हालांकि पॉइंट्स की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम यदि पॉइंट्स देखने जाते हैं ना, तो यार वो नेचुरल वाली फीलिंग नहीं आती है। तो जी जैसे कि अगर ये कहानियों का सिलसिला हम वापस जो चालू करते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि जॉइंट फैमिली वाला एक जो कल्चर है ना वो रहा नहीं है। अब जॉइंट बिल्कुल। फैमिली वाला कल्चर है नहीं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि दादा दादी से कहानी सुनते थे, जॉइंट फैमिली नहीं है तो स्वाभाविक है कि यार बिल्कुल। स्टोरी बताने वाला है कौन? माता पिता है, लेकिन माता पिता अपनी लाइफ में व्यस्त है, तो यार कौन सुनाएगा कहानी? अब बिल्कुल। यहाँ पे आता है, ऐसा है कि जो उनके माता पिता है वो दोनों जॉब कर रहे हैं। अभी हाल की सिचुएशन अभी मैक्सिमम देखने को ऐसी मिलती है कि बिल्कुल मम्मी पापा दोनों जॉब। जी जी, महानगरों में तो पूरा ऐसा सिचुएशन देखने ही मिलता है, महानगरों में। जी जी, बिल्कुल, बड़ी बड़ी जो सिटी है उसमें तो ऐसा देखने को मिलता है कि एक तो रहते हैं पति पत्नी और बच्चे, और उसमें पति पत्नी जॉब करते हैं, तो बच्चे दोपहर को जाए कहाँ? तो उसके लिए एक कहीं ना कहीं सेंटर रखा हुआ है कि जहाँ बच्चे को आप छोड़ के आओ वहीं बच्चा खेलेगा। उसका नाम मुझे पता नहीं, उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ अभी। लेकिन ऐसे कहीं ना कहीं सेंटर जहाँ पे बच्चों को रख दिया जाता है और फिर बच्चे वहां जाके मतलब सीख लेंगे। तो एक तो उसको एक ऐसा एटमोस्फेयर नहीं मिल रहा है, और भविष्य में जाके उसको लगता है कि मुझे मेरे माँ बाप ने क्या दिया है। तो ये प्रश्न आता है, खड़ा होता है, और उसके कारण यदि बच्चों को आप रखना चालू कर दोगे तो भविष्य में ऐसा भी आ जाएगा कि बच्चे भी आपको रखना चालू कर देंगे, और इसलिए वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए अभी से उसके मन में यदि ये क्लियर नहीं हुआ उसके मन में, तो उस वो इन फ्यूचर भविष्य में बड़ा होने के बाद भी कंफ्यूज रहेगा, और वो वही करेगा जो उसको आसपास के माहौल ने सिखाया हुआ है, ना कि माँ बाप ने सिखाया हुआ है। तो बहुत ही बड़ा इफेक्ट हो सकता है ये। जी जी जी। अच्छा, एक प्रश्न है, स्टोरी टेलिंग इफेक्टिवली करने के लिए कुछ टिप्स दीजिए। हालांकि आपने पहले बताया, लेकिन कुछ दर्शक जो बाद में जुड़े वो फिर से पूछ रहे हैं, तो आप थोड़ा कष्ट फिर से करिए थोड़ा।
टिप्स और कैसे उनको बताया जाए बच्चों को? प्रश्न क्या है? स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने पहले बता दिया है, लेकिन कुछ दर्शक जो बाद में जुड़े, कुछ टिप्स की कैसे उनका रुचि बढ़े, स्टोरी में कैसे रुचि बढ़े, उनको अच्छा लगे, उनका उत्सुकता वो बना रहे। देखिए क्या है ना कि मैंने पहले भी एक एग्जांपल दे दिया कि जैसे भी आप मूवी देख के आते हो, तो यदि आप मूवी देख के आ गए तो आपके आप रहता है कि यार मूवी को आप इतना अच्छा आप क्रिएट करते हो, उनके सामने स्टोरी सुनाते हो, तो आप में टैलेंट है। ये मैंने पहले बता दिया है कि आपके पास टैलेंट है, सिर्फ आप उसको पहचानो। आप स्टोरी भी ऐसे सुना सकते हो। आपके पास यदि कलेक्शन नहीं है तो कहीं कोई बुक लो, क्योंकि बहुत सारी अभी किताबें ऐसी है, क्योंकि यदि आप बच्चे को संविधान पढ़ने को दे दो तो वो नहीं पढ़ेगा, बच्चे को आप कोई वेद पढ़ने को दे दो तो वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन कोई स्टोरी की किताब दो तो वो अवश्य पढ़ेगा, क्योंकि रुचि तो वहीं से बढ़ती है। तो एक ऐसी एक टेक्निक, मतलब आप एक जैसे कि आप जैसे एक स्टोरी सुनाते हो तो उसका एक हाथ का बोलते हैं ना, आपका एक्सप्रेशन या फिर हाथ का जो एक रहता है कि मूवमेंट ऐसा रखो, उसके सामने एक विजुअलाइज वो पिक्चर क्लियर कर सके कि नहीं मतलब ये दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बीच में कहानियों में ऐसे पात्र आते हैं कि जो आप उनको नहीं बता सकते हो, तो वो फोटो दिखा दो, है ना कहीं ऐसे फोटोज देखो कि ऐसे होते हैं, ये वगैरह होता है, तो उसके मन में क्लियर होता रहेगा कि नहीं है, तो उसकी एक जिज्ञासा वृत्ति जो है वो बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। यानी कहानियों के साथ में कहानियों पे चर्चा भी करना पड़ेगा बच्चों को, तब जाके उनके अंदर वो बिल्कुल। कहानी आएगी। अगर हम वो जी टेप जी। रिकॉर्डर की तरह कंटिन्यू बोल बोल करें तो उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सही बिल्कुल समझ बिल्कुल। रहा हूँ अनिल जी? यानी जी बिल्कुल। जैसा आपने आपने बताया जंगल, तो जंगल कैसा है, जंगल पे भी चर्चा करना है। उसके बाद जंगल में कैसे प्राणी रहते हैं वो भी चर्चा करना है। जंगल का क्या दृश्य हो सकता है, नदी, झरना, तो उसके दिमाग में पूरा, बच्चे के दिमाग में जंगल का पूरा स्वरूप बन जाए। शेर कैसा है तो शेर के ऊपर थोड़ा चर्चा करना है, तब जाके शायद उसके अंदर ये चित्र उससे स्पष्ट होगा। जी अच्छा, इसमें जैसे कि आपने कहा कि एक जो है कि उनके सामने एक पिक्चर क्लियर करो, है ना, वो एक चित्र दिखा उनको। अब ये स्टोरी बिल्कुल आप एक बार तो सुनाने वाला नहीं हो, स्टोरी तो बहुत सारी सुनानी पड़ेगी। तो जैसे कि आप बिल्कुल। दूसरी स्टोरी सुनाते हो तब उस बच्चे से पूछो कि अच्छा मैंने पहले बताया होता, तेरे को याद हो तो। हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ चल, तो मतलब वो लेके यार सामने वो उसको भी रहेगा कि यार उसको चैलेंज मिल रहा है ना, तो चैलेंज बरोबर, बच्चों को क्या चैलेंज मिलता है तो उसको और मजा आता है। तो ऐसे वो चैलेंज दे अलर्टनेस दो। बना रहता है। हाँ, वो अलर्ट भी रहता है कि अभी कुछ प्रश्न आएगा। जी बिल्कुल। जी। तो अगर कुछ प्रश्न आता है तो हम लोग प्रश्न लेंगे और धीरे धीरे हम समापन की तरफ अभी बढ़ते हैं। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय पे काफी अच्छी तरह से इस विषय को समझाया। एक बार पूरे जो चर्चा हुआ हमारा 1 घंटे का, उसका एक बार सार में दर्शकों के लिए बता दूं जो लास्ट में जुड़े। कुछ प्रश्न थे और प्रश्न का क्या जवाब आया वो शॉर्ट में मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा। विषय था स्टोरी टेलिंग किस तरह से कर सकते हैं, वो स्टोरी आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग का विषय था। उसमें जैसे अनिल जी ने बताया कि कहानियों का इतिहास बहुत पुराना रहा है भारत के अंदर। भारत के अंदर अभिमन्यु की हम बात करते हैं या फिर शिवाजी, महाराणा प्रताप, अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिनका निर्माण कहानियों के द्वारा ही हुआ। यानी कहानियों के अंदर एक व्यक्ति, दूसरे प्रश्न पे चर्चा हुई चलचित्र और कहानियों में क्या अंतर है, तो उसका अनिल जी ने जवाब दिया। जैसे चलचित्र है तो अगर आप वीडियो देखते तो वीडियो के अंदर आपको सिर्फ वो समझना है, आपको अपने दिमाग की कुछ कसरत नहीं करनी पड़ती है। वही बात करें कहानियों की, तो हमने अभी चर्चा की, कहानी में हम बताते बच्चे को कि एक जंगल है, तो वो जंगल की कल्पना करता है, जंगल कैसा होता है वो सीखता है। जैसे हम बोलते हैं शेर है तो शेर की कल्पना करता है। अगर हम बच्चे को बताते एक सुनसान सड़क है तो सुनसान सड़क का चित्र वो मस्तिष्क में अपने लाता है। लेकिन अगर वही आप उसको वीडियो दिखा दो तो उसको दिमागी कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन के रह जाता है। तो ये डिफरेंस है चलचित्र में और स्टोरी में। अगला प्रश्न अनिल जी से किया गया था कि पहले के समय में बुजुर्गों ने अनेक अनेक कहानियां आती थी बुजुर्गों को, लेकिन आजकल पेरेंट्स को ये कहानी नहीं आती है। इसका जवाब दिया है, कहानी हर किसी को कहनी आती है, वो सिर्फ अगर थोड़ा वो प्रैक्टिस करे तो वो बता सकते हैं। जैसे हमारे साथ में कुछ घटना घटी, उसका वर्णन हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं कि आज पता है आज दिन में ऐसा हुआ, तो भी कहानी है। सुबह की कहानी हम शाम को घर वालों के साथ बताते हैं। तो आपको कुछ बहुत ज्यादा ऐसे स्किल की जरूरत नहीं है अगर आपको कहानियां बतानी है तो। फिर बच्चों को रोचक लगे इस तरह किस प्रकार कहानियां बता सकते हैं, तो उसका जवाब भी अनिल जी ने दिया। और साथ साथ में 2 कहानियों के द्वारा उन्होंने प्रैक्टिकली बताया भी कि बच्चों को कहानियां किस तरह से सिखा सकते हैं। तो आज का पूरा विषय ऐसा है कि जो भी ग्रंथ हम देखते हैं, रामायण हो या महाभारत हो,
वो कहानियों के माध्यम से ही आज तक चले आए हैं, हजारों लाखों सालों से कहानियों के माध्यम से, दंत कथाओं से। हमारे किसी पूर्वज ने उनके बच्चे को सुनाया होगा, फिर उनने उनके बच्चे को सुनाया होगा, इस तरह से वो कहानियां पास होते होते हमारे पास आई है। तो ये हमारा भी दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ी को भी ये कहानियां हम उन्हें ट्रांसफर करें, ताकि ये सदियों तक ये कहानियां आगे कंटिन्यू होता रहे। कहानियों में बहुत ताकत है। जिस तरह से बात हुई इजराइल की, तो इजराइल में किस तरह से कहानियों के द्वारा ही 1800 साल तक एक शांत आंदोलन, जिसको बोल सकते हैं सबके हृदय में एक शांत आंदोलन एक चलता रहा कहानियों के माध्यम से। तो कहानियां पूरे व्यक्तित्व निर्माण में बहुत जरूरी होती है। और जैसे कल का हमारा विषय था घर ही पहला विद्यालय, तो उसका सबसे बड़ा आधार कहानी है। आप सकारात्मक कहानियों द्वारा बालक के अंदर सकारात्मक बदलाव आप ला सकते हैं। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं या जो दर्शक ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से भी देख रहे हैं, अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ दुविधा है कि हम कहानियों का वर्णन कैसे करें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनिल जी हमारे साथ में ही है, हमारे टीम के साथ जुड़े हुए। अगर भविष्य में कुछ योजना बनी तो वो स्टोरी टेलिंग पे वर्कशॉप भी ले सकते हैं, आपका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसा अगर कुछ इंक्वायरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, और आपको प्रभावी रूप से किस तरह से बच्चों के सामने हम कहानियां कह सकते हैं, इसका पूरा आपको मार्गदर्शन दिया जाता है। तो अनिल जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद क्रीड़ा तंत्र एकेडमी की तरफ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे भी ये साथ, जी आगे भी ये साथ बना रहेगा, ऐसी अपेक्षा है जी। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। नमस्कार।